काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि हमें एक ग्लास स्किन इफेक्ट चाहिए। अगर आपको वैसे इफेक्ट चाहिए तो चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बाइंड हो या फिर ड्राई हो, मॉइस्चराइजर्स आर एसेंशियल। और वो करते क्या हैं? मॉइस्चराइजर्स आप स्किन केयर के अलावा 3 चीज़ें हैं जो कि आज की जनरेशन को फिक्स करनी होगी। उसमें से सबसे पहले है एजेलिक एसिड। क्यों मेरा फेवरेट है? क्योंकि नॉट ओनली इट इज स्किन ब्राइटनिंग बट उसकी एक दो और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो स्किन 2 सीक्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने स्किन ग्लो के लिए, और उनमें से सबसे पहले है टू अचीव ग्लोइंग स्किन। ये सबसे एसेंशियल स्टेप है। एक अच्छा सनस्क्रीन चूज करते वक्त आपको क्या क्या देखना चाहिए। आपको सबसे पहले देखना है ग्लोइंग स्किन के लिए डेड स्किन सेल्स को हटाना है, ब्लेमिशेस को हटाना है, तो हम सब स्क्रब करेंगे, बट एक्चुअली इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। उसमें क्या होगा कि आपकी टॉप 5 फूड रिकमेंडेशन जो आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर ग्लोइंग स्किन। इसमें सबसे पहले आएगा आपका स्किन कलर डार्क है या सांवला है, उसको चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल है एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन होना जो कि इवन टोन्ड हो। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप पा सकते हैं ग्लोइंग स्किन। इस पॉडकास्ट में हम आपको ग्लोइंग स्किन के टिप्स और ट्रिक्स तो बताएंगे ही, बट इसके साथ ये भी बताएंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, मैं थैंक्स करना चाहूंगा पिलग्रिम का, जिन्होंने दिया हमें ये अमेजिंग सेटअप ताकि हम ला पाए आपके पास अनफिल्टर्ड ट्रुथ अबाउट हाउ टू अचीव ग्लोइंग स्किन। तो ग्लोइंग स्किन की डेफिनेशन क्या है? ग्लोइंग स्किन इज अ वेरी हेल्दी स्किन दैट इज सो रेडियंट कि वो बाहर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एक नेचुरल शाइन आ रहा है आपकी स्किन पे। ग्लोइंग स्किन को अचीव करने के लिए आपका स्किन का टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए और आपकी स्किन का टोन इवन होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ स्किन। सो देर आर प्राइमरली 4 cornerstones of achieving glowing skin. One is good overall health. Second is proper hydration. Third is well balanced nutrition. And finally, it is effective skincare practices. ग्लोइंग स्किन होने के लिए ना आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयली होनी चाहिए, ना वो एक्सेसिवली ड्राई होनी चाहिए, ना वो डल दिखनी चाहिए। इन सब को अचीव करने से एक अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन इज पॉसिबल। अब इतने पेशेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि ग्लोइंग स्किन जो है वो अचीव नहीं हो पा रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्किन टाइप क्या है। इनमें से काफ़ी सारे पेशेंट्स को अपना स्किन टाइप ही नहीं पता होता, तो आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करने हैं। ऑयली स्किन है तो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको जेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, और कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको कहीं पे बीच में उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा लोग आजकल, क्योंकि इतना इंस्टाग्राम पे चल रहा है, अलग अलग कंपनीज की ऐड चल रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा स्किन केयर एक्टिव्स यूज़ करने लग गए हैं। स्किन केयर एक्टिव्स यूज़ करना अच्छा है, बट दिन में 2 से ज़्यादा एक्टिव यूज़ करने से आपकी स्किन को एक्चुअली हार्म हो सकता है। आपकी स्किन ड्राई, फ्लेकी और डल दिखाई दे सकती है। एक ड्राई स्किन कभी भी ग्लो कर ही नहीं सकती। स्किन केयर के अलावा 3 चीज़ें हैं जो कि आज की जनरेशन को फिक्स करनी होगी। उसमें से सबसे पहले है स्लीप। बहुत सारे यंग लोगों की आजकल स्लीप डिस्टर्ब्ड है। कई लोगों की जॉब प्रोफाइल की वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब है। स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ, बिकॉज जब हम सोते हैं तब हमारे बॉडी में रीजनरेशन होता है, रिपेयरिंग प्रोसेस होती है। तो अगर हमारी स्लीप साउंड और डीप नहीं है तो हमारी रिपेयर प्रोसेस और रीजनरेटिव प्रोसेस स्लो हो जाती है। जब आप सो रहे होते तब मैक्सिमम कोलैजन प्रोडक्शन होता है, और आपका जो ब्लड फ्लो है टू द स्किन वो भी अच्छा होता है, जिसके वजह से आपकी स्किन में सुबह उठ के ग्लो आता है। दूसरी चीज़ है, आजकल स्ट्रेस के कारण काफ़ी लोग स्मोक करने लगे हैं। स्पेशली हम पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक स्मोकिंग इन्वायरमेंट बन जाता है। तो स्मोकिंग से पैदा होते हैं आपके बॉडी में ऑक्सीजन रेडिकल्स, जो कि आपके कोलैजन और इलास्टिन, जो आपकी स्किन को यूथफुलनेस देते हैं, वो ब्रेक होता है, और इसके वजह से वो शाइन, वो लुमिनोसिटी आपकी स्किन में आ नहीं पाती और आपको अपनी स्किन ग्लोइंग नहीं लगती। तीसरी प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन में है ड्रिंकिंग। इतनी इजी अवेलेबिलिटी हो गई है अल्कोहल की, तो लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो अल्कोहल है वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करती है। इसके अलावा अल्कोहल कई सारे इंपॉर्टेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है आपके गट से, वो ख़राब कर देती है, और उसके कारण आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो कि आपके स्किन ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पैकेज फूड्स, और जो हम रिफाइंड कार्ब्स आजकल ज़्यादा ले रहे हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड्स, इन सब से ये होता है कि जो शुगर बनती है वो आपके ब्लड में प्रोटीन से कंबाइन होती है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड AGEs, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एंड दीज कैन टारगेट योर कोलैजन एंड इलास्टिन, और उसे ये डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण देर इज अर्ली अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। तो ग्लोइंग स्किन तो इसे अचीव हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, शुगर खुद भी कोलैजन और इलास्टिन से बाइंड करता है इन अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकेशन। इट इज लाइक कोलैजन एक नूडल है जो बड़ा सॉफ्ट है, इलास्टिक है, बाउंसी है, लेकिन जैसे आप उसे कड़क कर देते हैं इट कैन ब्रेक इजीली। तो
शुगर्स ब्रेक योर कोलेजन। जब हम शुगर या कोई भी ऐसा फूड जिसका हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कंज्यूम करते हैं तो इससे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इंक्रीज होता है, जिसे IGF-1 कहते हैं, और ये हमारा सीबम प्रोडक्शन मतलब ऑयल प्रोडक्शन स्किन में बढ़ाता है और उससे एक्ने के चांसेस भी बढ़ते हैं। मिनरल्स और विटामिन लेना क्यों ज़रूरी है स्किन के लिए? कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई और कुछ मिनरल्स जैसे कि जिंक और सेलेनियम, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके कोलेजन को पकड़ के अपने आप को स्टेबलाइज करके कोलेजन को ब्रेक कर रहे हैं, तो दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रीमेच्योर एजिंग। इसके अलावा विटामिन सी इज एक्चुअली एन इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉइड्स भी कहते हैं और या बीटा कैरोटीन के फॉर्म में जो हम कैरेट्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये जो विटामिन ए है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये स्किन के रिपेयर प्रोसेस में हेल्प करता है। तो जब वूंड हीलिंग होती है, कोई भी छोटा मोटा डैमेज होता है स्किन में, तो विटामिन ए इज वेरी इसेंशियल। ओमेगा 3 के बारे में हमने इतना सुना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, जिंक, ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स हैं जो आपकी स्किन में एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करते हैं। तो जब भी आपको रेडनेस है, इरिटेशन है, सनबर्न है, इन सबको काम करने में इन सब का रोल होता है। तो अब बात करते हैं कि स्किन ग्लो के लिए किस टाइप का स्किन केयर रूटीन हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले है फेस वॉश। फेस वॉश आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से चूज करना है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो डेफिनेटली उसमें फेस वॉश का रोल है, वो आपको एक स्किन ग्लो देगा। तब आपको यूज करना है फेस वॉश जिसमें बीड्स हो छोटे, जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड हो, सैलिसिलिक एसिड हो। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑयल कंट्रोल में हेल्प करते हैं और आपकी सुपरफिशियल लेयर को एक्सफोलिएट आउट करते हैं। इसके कारण जब आप अपना फेस धोते हैं आपको स्किन ग्लोइंग दिखाई देती है। बट अगर आपका स्किन ड्राई टाइप का है तो उसमें फेस वॉश का ज़्यादा रोल नहीं है स्किन ग्लो में। इनफैक्ट आपको बिल्कुल जेंटल फेस वॉश यूज़ करने हैं, उसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट ना हो। आप नायासिनामाइड या फिर विटामिन सी वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। दो फेस वॉश में कॉन्टैक्ट टाइम बहुत छोटा रहेगा, बट ये मॉलिक्यूल्स हैं जो स्किन ग्लो में थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा पीएच बैलेंस्ड फेस वॉश लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका स्किन टाइप कोई भी हो। 5.5 आपका पीएच होता है और यही सेम पीएच आपके फेस वॉश में होना चाहिए। अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है तो आपको फ्रेग्रेंस फ्री फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। आपको अल्कोहल बेस्ड फेस वॉश को और सल्फेट बेस्ड फेस वॉश को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है आप एजीलिया फेस वॉश, सीबोसाइल फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप एथिग्लो फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई टाइप की है तो आप एपिसॉफ्ट क्लेंजर यूज़ कर सकते हो या फिर सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। मॉइस्ट क्लेंजिंग लोशन भी एक अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव है और थोड़ा चीप है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। क्लेंजर्स के बाद आते हैं मॉइस्चराइजर्स, और मेरे हिसाब से टू अचीव ग्लोइंग स्किन ये सबसे एसेंशियल स्टेप है, एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बाइंड हो या फिर ड्राई हो, मॉइस्चराइजर्स आर एसेंशियल। और वो करते क्या हैं? मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करते हैं। जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो वो रिंकल दिखेगी। मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन के सेल्स के बीच में जाके बैठ जाते हैं और वो अंदर से मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि वो बैरियर बनाते हैं, वो एक्सटर्नल एजेंट्स, चाहे वो पोल्यूटेंट्स हो, चाहे वो यूवी रेडिएशंस हो, चाहे वो हार्श वेदर कंडीशंस हो, सबसे आपकी स्किन के डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। अ वेल हाइड्रेटेड स्किन इज एबल टू बाउंस ऑफ लाइट, और यही ग्लोइंग स्किन होती है। अब मॉइस्चराइजर्स को चूज कैसे करना है? अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है, बट यू ऑलवेज हैव टू रीड द लेबल। आपके मॉइस्चराइजर पे नॉन कोमेडोजेनिक का लेबल होना चाहिए। इसका मतलब वो आपकी स्किन को हाइड्रेट तो करेगा, बट उसमें ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जो आपकी स्किन को क्लॉग करें और एक्ने दें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको देखने हैं जो आपकी स्किन को ओवर हाइड्रेट कर सकते हैं। दे विल कीप योर स्किन सप्पल। उनमें से दो मॉलिक्यूल्स हैं विच रूल द गेम। सबसे पहला है सेरेमाइड्स, जो हमने इतना सुना है, दे आर सो पॉपुलर, बट करते क्या है? सेरेमाइड्स नेचुरली हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं टुगेदर विथ फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड सेरेमाइड्स। ये तीनों मिलके हमारी स्किन का नेचुरल बैरियर बनाते हैं और वो प्रिवेंट करता है मॉइस्चर लॉस को। दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है पेंटाविटिन। पेंटाविटिन इज एन एक्सीलेंट हाइड्रेटर ऑफ द स्किन। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन दे सकता है। ये आपकी स्किन में बैठा रहता है, एक अच्छा बड़ा मॉलिक्यूल है जो अब बाहर का मॉइस्चर भी पकड़ता है और आपकी स्किन को खुद भी हाइड्रेट करता है। पेंटाविटिन थोड़ा सा महंगा है, बट इट इज वर्थ द प्राइस यू पे फॉर इट। पेंटाविटिन इज ऑल्सो वेरी well tolerated by sensitive skin people because it also has anti-inflammatory properties, so that's another benefit. कुछ लोग यूज करना चाहते हैं hyaluronic acid या ग्लिसरीन या एलोवेरा, इनके साथ एक दो और मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर सकते हैं जैसे यूरिया और लैक्टिक एसिड। ये पांचों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनको हम ह्यूमेक्टेंट्स कहते हैं। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। जब आप इसे स्किन पे लगाते हैं तो वो बाहर के मॉइस्चर को खींचते रहते हैं और पकड़ के रखते हैं, और ये बहुत ही जेल बेस्ड लाइट वेट होते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर पीपल हु हैव
oily skin. But urea और lactic acid are wonderful for people with dry skin, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत लंबे समय तक हाइड्रेशन भी देते हैं और जैसे मैंने बताया बाहर का मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब करते हैं. अब मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर रिकमेंडेशंस. अगर आपको सेरामाइड बेस्ड यूज़ करना है, सेरावी तो पॉपुलर है ही, बट आप एवॉइन कोलॉइडल ओटमील ट्राई कर सकते हैं. इट्स वंडरफुल. अगर आपको पेंटाविटन बेस्ड ट्राई करना है तो पेंटाविट मॉइस्चर ब्लेंड के नाम से एक आता है विच ऑफर्स लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन. Hyaluronic acid में you can try the Modicep Moist Oil Free Moisturizer. It's especially good for people with acne. अगर आपको यूरिया यूज़ करना है तो आप Numis Med, एक जर्मन ब्रांड है, उसका Numis Med यूरिया मॉइस्चराइजर आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो. तो पिलग्रिम का एक मॉइस्चराइजर आता है Squalane Glow Moisturizer, जिसमें विटामिन सी और नायासिनामाइड दोनों है. ये अभी आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज Squalane इज अनदर मॉलिक्यूल जो आपकी स्किन का बैरियर बनाता है और हाइड्रेशन लेवल्स को अप करता है, क्योंकि इसमें ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स है. दोज आर एडिशनल बेनिफिट्स. अगर आप रेटिनॉल ट्राई करना चाहते हैं बट आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, या फिर आप एक बिगनर है, तो आप 0.5% रेटिनॉल से स्टार्ट कर सकते हैं. पिलग्रिम का एक प्रोडक्ट आता है रेटिनॉल विद हाइलुरोनिक एसिड, जिसमें 0.5% रेटिनॉल के साथ 1% हाइलुरोनिक एसिड है. तो ये आपको हाइड्रेशन भी देगा और ऑफ कोर्स आपका स्किन सरफेस भी स्मूथ करेगा. अगर आप होम पील यूज़ करना चाहते हो तो पिलग्रिम का 25% AHA, 5% PHA और 2% BHA एक्सफोलिएशन सीरम आता है. इस सीरम को यूज करने से पहले आप जरूर पैच टेस्ट कर लीजिए और इसको आप 2 to 3 आवर्स अपने फेस पे लगा सकते हैं. उसके बाद वॉश आउट कर सकते हैं और ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं. अब अगर हमें स्किन ग्लो चाहिए तो हमें इवन स्किन टोन चाहिए, और इवन स्किन टोन आपकी हो ही नहीं सकती जब तक आप सनस्क्रीन यूज ना करो, क्योंकि यूवी लाइट जो है वो आपके स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है और खासकर इंडियन स्किन में वो डिसपिगमेंटेशन करती है, मतलब कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट. तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको अर्ली एज से ही सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करना होगा. सनस्क्रीन आपको UVA, UVB और विजिबल लाइट तीनों से प्रोटेक्शन देती है. तो ना कि सिर्फ मेलानिन प्रोडक्शन रोकती है बट ऑल्सो एंटी एजिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपके कोलाजन और इलास्टिन को प्रिजर्व करती है और ये आपकी स्किन में रेडियंस और ल्यूमिनोसिटी देने के लिए बहुत ज़रूरी है. इसी के वजह से हमें स्किन ग्लो आता है, क्योंकि हमारे फेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है. सनस्क्रीन चूज करते वक्त आपको क्या क्या देखना चाहिए? आपको सबसे पहले देखना है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि UVB प्रोटेक्शन बताता है. वो 30 या 30 से ज़्यादा का होना चाहिए. जितना हाई है उतना अच्छा है. उसके अलावा आपको देखना है PA फैक्टर. PA फैक्टर UVA से प्रोटेक्शन बताता है, तो वो होना चाहिए 3 या 3 से ज़्यादा. उसके अलावा आपको पढ़ना है वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं सनस्क्रीन, क्योंकि स्वेटिंग तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन लेना ज़रूरी हो जाता है. इसके अलावा आजकल सनस्क्रीन में भी कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए हैं. विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, कुछ सनस्क्रीन है विद मॉइस्चराइजर्स. आप ये वाली भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डुअल प्रोटेक्शन या फिर कोई डुअल बेनिफिट चाहिए. आजकल कुछ टिंटेड सनस्क्रीन भी आ गई हैं, कुछ ब्राइटनिंग सनस्क्रीन भी आ गई हैं. टिंटेड सनस्क्रीन में आयरन ऑक्साइड होता है, वो आपके फेस पे कलर देती है हल्का. और अगर आपको फाउंडेशन यूज़ करना अच्छा लगता है तो टिंटेड सनस्क्रीन्स आपके लिए अच्छी हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स हैं तो टिंटेड सनस्क्रीन, क्योंकि विजिबल लाइट से बेटर प्रोटेक्शन देती है, इसलिए आप उसको यूज़ कर सकते हो. अब बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ फिर भी टैन हो रहा हूँ. अब इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आपको 20 to 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर सनस्क्रीन लगानी है, तभी वो एक्टिवेट होती है और तभी वो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन देती है. उसके अलावा एवरी 3 आवर आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उसका जो इफेक्ट है वो 3 आवर्स में ख़त्म हो जाता है. इसके अलावा अगर आपकी सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है तो आप और आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है तो वो आपकी सनस्क्रीन हो सकता है सिर्फ 1 आवर में ही वॉश अवे हो जाए. तो इसके वजह से भी आपको टैनिंग हो सकती है. चाहे आप 99% प्रोटेक्शन वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, आपको याद रखना है कि बिलियंस ऑफ फोटोन सन से अर्थ पे गिर रहे हैं और इसमें से अगर 1% भी मिस हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है और उन फोटोन्स के वजह से आपको टैनिंग ज़रूर हो सकती है. इसलिए बेस्ट है कि आप फिजिकल प्रोटेक्शन भी यूज़ करो सनस्क्रीन के साथ, अगर आपको लगता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आपको टैनिंग हो रही है. फिजिकल प्रोटेक्शन में आपको कैप, अम्ब्रेला यूज़ करना चाहिए. कोशिश करो कि आप मैक्सिमम टाइम शेड में रहो. अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो जैसे कि स्विमिंग, तो कोशिश करो कि आप उसमें रात में जाओ. ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस से और छोटे छोटे आपके डेली डिसीजन से आपकी जो ओवरऑल स्किन टैनिंग है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा. So let's talk about your favorite sunscreens. Sunscreens according to skin type. Oily skin, अर्बन शेड सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन इज वेरी गुड. dry skin, Heliocare Advanced Sunscreen Gel. combination skin. Photomed Spotless Sunscreen. It gives a good tinted finish also. Best mineral sunscreen. Eclipse Solaire. Favorite body sunscreen. Bio UV Spray. Favorite tinted sunscreen. Heliocare Gel Cream Tint if you have dry skin,
एंड बायो यूवी टिंट इफ यू हैव ऑयली स्किन। तो ये तो 3 हो गए बेसिक्स, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। बट जनरली जब लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर ग्लोइंग स्किन के लिए कोई अच्छा सीरम लिख दो। तो जब हम सीरम्स की बात कर रहे हैं तो वो आपके बेसिक स्किन केयर रूटीन को सपोर्ट करते हैं और आपकी स्किन कंडीशन क्या है, आपके क्या प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन है, बट नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसे सीरम्स और टोनर्स यूज कर सकते हैं जिसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि रोज वाटर, ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड। जैसे हमने देखा हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है स्किन को सप्पल और ग्लोइंग रखने के लिए, तो दिस कुड बी अ ग्रेट एडिशन। अच्छी बात यह है हाइड्रेटिंग सीरम्स की कि दीज कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, पीपल ऑफ ऑल स्किन टाइप्स। इनफैक्ट बहुत सारे रोज वाटर स्प्रेज मैं रेकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को जो बहुत ट्रैवल करते हैं, टू कीप द स्किन हाइड्रेटेड एवरी नाउ एंड देन। माय फेवरेट रोज वाटर टोनर इज द एम्ब्रियोलेज रोजमेलिस टोनर, विच इज अ फ्रेंच ब्रांड। ये काफी बड़ा पैकेट आता है और एक बार आप लेते हो ये बहुत लंबे समय तक चलता है। बट इसकी अच्छी बात यह है कि मैं इसे फेस वॉश के बाद भी पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ, तो वो स्किन में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हाइड्रेशन देते हैं। और जैसे मैं कह रही थी, री एप्लीकेशन के लिए भी काफी अच्छा है। जस्ट have to spray like a mist and you feel hydrated every now and then, especially in this weather when it's very oily. So there are some hyaluronic acid serum recommendations. One of them is Filron HA serum. The other is Hyleu serum, and there's one more which is less pricey, that's Hebida serum. स्किन ग्लो के लिए एक स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सफोलिएशन, क्योंकि अगर आप एक्सफोलिएट करेंगे तो आपकी जो डेड स्किन है वो हट जाएगी और उसमें जो जमा हुआ मेलेनिन है जो कि आपको ग्लो नहीं दे रहा है वो हट जाएगा। तो एक्सफोलिएशन हम कैसे कर सकते हैं? आप इसके लिए कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप BHA पे जाइए। अगर आपकी ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर आपका कंसर्न मेनली पिगमेंट रिलेटेड है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मेरे फेवरेट है। एक्सफोलिएशन करने से पहले आपको आपके स्किन टाइप के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप बार बार एक्सफोलिएट कर सकते हैं, मे बी अप टू 3 to 4 टाइम्स अ वीक आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं। वेयरएज अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वंस अ वीक एक्सफोलिएशन भी काफ़ी होती है। काफ़ी सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर ये रेटिनॉल तो हम यूज़ कर ही रहे हैं और साथ में आप हमें एक एक्सफोलिएशन के लिए भी कुछ लिख दीजिए। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रेटिनॉल भी एक्सफोलिएशन कराता है। तो अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई टाइप की है, अगर आप रेटिनॉल यूज़ करें तो वो अपने आप में ही काफ़ी एक्सफोलिएट आपकी स्किन को कर देगा, आपको और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोइंग स्किन के लिए एक्सफोलिएशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सफोलिएशन में आपके ऊपर के जो स्किन सेल्स हैं जिसमें डेड मेलानिन इकट्ठा हो गया है वो हम हटा देते हैं। एक्सफोलिएंट्स 2 टाइप के आते हैं, या तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे कि सैलिसिलिक एसिड जो कि आइडियल है ऑयली स्किन के लिए, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जिसमें लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड आता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बहुत अच्छे हैं अगर आपको इवन स्किन टोन चाहिए, तो सबसे ज़्यादा एक्सफोलिएशन में मैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स रिकमेंड करता हूँ। रेटिनॉल कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी याद रखिए कि एक्सफोलिएंट का काम करता है। अब एक्सफोलिएशन करना कैसे? सबसे पहले आप अपने स्किन टाइप का फेस वॉश से फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद नाइट टाइम पर आप एक्सफोलिएशन सीरम लगा सकते हैं। ज़रूर बॉटल पढ़िए, बॉटल में क्या लिखा है, कि क्या वो ओवरनाइट एप्लीकेशन वाला एक्सफोलिएशन है या फिर वो 1 to 2 आवर्स वाला एक्सफोलिएशन है। ऑल्सो आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हफ्ते में केवल एक ही बार एक्सफोलिएट करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 2 या 3 बार भी हफ्ते में एक्सफोलिएट कर सकते हैं। जब आपने एक्सफोलिएशन सीरम लगा लिया तो अपने टाइम के हिसाब से उसको वापस आपको रिमूव भी करना है, ये याद रखिए। और रिमूव करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आप ज़्यादा सन एक्सपोजर ना करो, और अगर सन एक्सपोजर है तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पर्सनल फेवरेट्स की बात करें तो ग्लाइकोलिक एसिड मेरा फेवरेट एक्सफोलिएंट है। खासकर मैं यूज़ करता हूँ नायाशाइन सीरम जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और नायासिनामाइड भी है उसमें। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और आपके जो डिसपिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। ये आपका कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। अगर आपका ड्राई स्किन है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाके एक्सफोलिएट कराओ, और इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड बेस्ड केमिकल पील्स एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन आपको दे सकती है। अगर आप डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, टैनिंग इनसे स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखने हैं जिसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से कुछ हो सकते हैं नायासिनामाइड, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट्स, आर्ब्यूटिन, एज़ेलिक एसिड इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, दिस रिसोर्सिनॉल। और आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स यूज़ करने हैं। ये आपकी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को भी कम करते हैं और एग्जिस्टिंग मेलानिन को भी फेड अवे होने में जल्दी मदद करते हैं। ये आपकी स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को तो कम करते ही हैं, साथ में ये जो एग्जिस्टिंग मेलानिन है, जो एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन है, उसको भी फेड अवे करते हैं। एज़ेलिक एसिड क्यों मेरा फेवरेट है? क्योंकि नॉट ओनली इट इज स्किन ब्राइटनिंग बट उसकी 1-2 और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो स्किन का इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं, साथ में वो एक्ने ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं, एक्ने के मार्क्स को भी अच्छे से ठीक करते हैं।
एंड इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट मॉलिक्यूल्स आउट देयर इवन फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्किन। दो सबसे पॉपुलर स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स जो लोग यूज करते हैं, उन्होंने सुना है, वो है विटामिन सी और नायासिनामाइड। अब विटामिन सी तो विटामिन सी है, लेकिन नायासिनामाइड इज ऑल्सो अ विटामिन विच इज विटामिन B3। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन दोनों का स्किन ब्राइटनिंग में रोल है। विटामिन सी इज वेरी पावरफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट द ओनली ट्रिकी पार्ट इज कि वो किसी किसी के लिए एक्ने कर सकता है या किसी सेंसिटिव स्किन के पेशेंट्स को और सेंसिटिविटी दे सकता है, तो इट डजंट सूट एवरी स्किन टाइप्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, नायासिनामाइड इज अ सॉफ्टर मॉलिक्यूल, इट्स मोर बिनाइन, सारे लोग इसे यूज कर सकते हैं, सारी स्किन टाइप्स इसे एक्सेप्ट कर सकती है, स्पेशली अगर आप लो परसेंटेज पे स्टार्ट करो, लाइक अ 5%। बट जितना ज़्यादा इसे मार्केट किया गया है और जितना ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, आई थिंक एवरीबडी हु लैंड्स अप इनटू माय क्लिनिक इज़ यूजिंग अ नायासिनामाइड। बट ये सॉफ्ट है, इसका मतलब ये भी है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टैनिंग, ब्लेमिशेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे नायासिनामाइड से, ऐसा नहीं है। उसे एक करेक्ट पोजिशनिंग देनी ज़रूरी है। इट इज़ अ वीक मॉलिक्यूल, बट येस इट इज़ हेल्पफुल एंड इट कैन बी यूज बाय पीपल विद सेंसिटिव स्किन। जो लोग विटामिन सी और नायासिनामाइड यूज करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस। अगर आपको नायासिनामाइड ट्राई करना है, आप ब्लैबॉन सीरम ट्राई कर सकते हैं, इट्स क्वाइट बजट फ्रेंडली। फॉर विटामिन सी यू कैन ट्राई आइविड सी विच कम्स इन कॉम्बिनेशन विथ विटामिन ई एंड फेरुलिक एसिड। You can also try Avil C-New, which is one of my favorite vitamin C serums out there. और अगर आपको एक पॉकेट फ्रेंडली विटामिन सी चाहिए तो यू कैन ट्राई द Renucells विटामिन सी सीरम। ग्लोइंग स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको अपने डाइट और स्किन केयर दोनों में ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके अंदर बनी हुई स्ट्रेस को कम करते हैं। इसमें विटामिन सी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, कैसे वो कोलेजन बढ़ाता है, कैसे वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसके अलावा आता है आपका ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसके कई सारी अलग अलग वेज है जिससे कि आपकी स्किन पर काम करता है। सबसे पहले तो ये आपका यू मेलनिन को फ्यू मेलनिन में कन्वर्ट करता है। ग्लूटाथायोन जो है मेलनिन सिंथेसिस को रोकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन रेडिकल्स को भी ये अच्छे से न्यूट्रलाइज करता है। ग्लूटाथायोन लगाने से बेटर है अगर आप इसको कंज्यूम करो। ये आपके लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है, और अल्कोहलिक्स में इसको लिवर टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई। ये भी मैं एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट्स ओरली ले या रादर देन अपने स्किन पर लगाए। विटामिन ई जो है आपकी स्किन सेल्स की लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है, तो ये आपकी स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल यूवीए यूवीबी रेडिएशन। कोएंजाइम क्यू एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बहुत अच्छा है आपके अंडर आई एरिया के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे पेनिट्रेट करके आपके वेसल्स में काम करता है और ऑक्सीजन रेडिकल्स को कम करता है। उसके अलावा रेस्वेरेट्रॉल जो कि रेड वाइन में होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि आप वंस इन अ वाइल रेड वाइन कंज्यूम कर सकते हैं फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। एस्टाज़ैंथिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सी फूड में प्रेजेंट होता है, और ये भी आपकी स्किन इलास्टिसिटी में अच्छा बेनिफिट देता है। ग्रीन टी तो हम जानते ही हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ ये कई स्टडीज़ में देखा गया है कि ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स भी आप ले सकते हैं। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके स्किन केयर में भी अवेलेबल हैं, ओरली भी आप ले सकते हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर एक बार बात कर ले कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए सही है और कितनी देर तक उसको आपको लेना चाहिए। यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि वो 3 मंथ्स तक उनके स्किन टाइप और उनके कंसर्न के हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट लें, और नेक्स्ट ईयर दोबारा फिर वो 3 मंथ्स के लिए उसको रिपीट करें, रादर देन वो कंटिन्यूसली एक सप्लीमेंट लेते रहें। अगर आप टॉपिकल एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करना चाहते हैं तो रेवेनॉक्स सीरम आता है जिसमें विटामिन सी है, बीटा ग्लूकैन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओरली आप स्किन ग्लो 2.0 ले सकते हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एस्टाज़ैंथिन, रेस्वेरेट्रॉल, ग्लूटाथायोन। अगर ग्लूटाथायोन विद विटामिन सी का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आईग्लो ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं मुझे पर्सनली। तो इसकी खास बात ये है कि आप इसको माउथ में रखेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी, तो इससे आपकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बेटर हो जाती है। इसके अलावा क्यूटी लिफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बीटा कैरोटीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स वाले एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तो अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की बात की जाए तो रेटिनॉल हम सबका फेवरेट है। देर इज़ नथिंग दैट अ रेटिनॉल के नॉट अचीव इन द स्किन। बट ग्लोइंग स्किन की जब बात की जाए तो उसके 2 मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। सबसे पहला ये है कि वो आपकी स्किन का टर्नओवर बढ़ाता है, मतलब वो डेड स्किन सेल्स को हटाता है फ्रॉम द स्किन सर्फेस, सो दैट अ ब्राइटर फ्रेशर लुकिंग स्किन इज ऑलवेज ऑन द टॉप। और आपकी जो स्किन में डार्क स्पॉट्स पड़े हैं इधर उधर, एक्ने ब्लेमिशेस हैं, टैनिंग है, उन सबको भी वो हटाता है। सेकेंड, वो आपकी स्किन में कोलैजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसका मतलब आपकी स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स का अपीयरेंस कम होगा, साथ में स्किन का टेक्सचर स्मूथ होगा और वो ज़्यादा ग्लो करेगी।
रेटिनॉल बहुत ड्राइनेस करती है, बहुत हैवक कॉज कर सकती है स्किन में और बहुत लोग इसे डरते हैं यूज़ करने से। तो रेटिनॉल को यूज़ करने का सही तरीका ये है कि आप पहले आप लो परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेरे रिकमेंडेशंस की बात करें तो आई लाइक डोमेटिका रेटी प्राइम विच इज़ 0.1%, आप स्यूटॉक्स सीरम विच इज़ 0.3% रेटिनॉल, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये लो परसेंटेज है तो ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेंगे। अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं रेटिनॉल तो आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। रेटिकुरम 1% सीरम यूज़ कर सकते हैं। एवील का एक एक्सफोल ए आता है विच इज़ ऑल्सो 1%, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आपने ये टॉलरेट कर लिया है तो गो टू अ हायर परसेंटेज। रेन्यू सेल का रेटिनॉल इज़ 2% रेटिनॉल। एंड फाइनली जब आपकी स्किन सब कुछ टॉलरेट कर रही है तो आप एज रेड सीरम विच इज़ 4% रेटिनॉल तक जा सकते हैं। इतने सारे स्किन केयर एक्टिव मार्केट में अब अवेलेबल हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसकी इंटरनेट पे है, बट दो सीक्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेरे को लगता है बहुत लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने स्किन ग्लो के लिए और जो बहुत अच्छे हैं। उनमें से सबसे पहले है मैंडलिक एसिड। मैंडलिक एसिड जो है वो बिटर आलमंड से डिराइव होता है। मैंडलिक एसिड की खास बात ये है कि वो एक्सफोलिएशन तो कराता है बट इट इज़ वेरी वेरी जेंटल ऑन द स्किन, तो वो आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता, इसलिए वो विदाउट ड्राइंग एक्सफोलिएशन कराता है, इसलिए आपकी स्किन पे वो अनमैच स्किन ग्लो लाता है। और मेरा बिल्कुल फेवरेट मॉलिक्यूल है, स्पेशली जब मेरे को कोई मॉलिक्यूल लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो मैंडलिक एसिड सेफ है, इफेक्टिव है और स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। मैंडलिक एसिड में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं और वो एक्ने को भी कम करता है और आपकी स्किन में सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। मेरा सेकंड सीक्रेट मॉलिक्यूल है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल एक स्ट्रॉन्ग डीपिगमेंटिंग एजेंट है और जब भी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और स्पेशली अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो रिसोर्सिनॉल बहुत अच्छा काम करता है। ये एक्ने ट्रीटमेंट में भी काफ़ी यूजफुल है। तो मैंडलिक एसिड अगर आपको यूज़ करना है तो एपिलाइजियम एमडी करके एक सीरम आता है जो काफ़ी अच्छा है और अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर आप रिसोर्सिनॉल यूज़ करना चाहते हो तो एजलिक एसिड विद रिसोर्सिनॉल का कॉम्बिनेशन आता है एल क्लिनिकल स्किन ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि पिगमेंट रिडक्शन और इवन एक्ने में मेंटेनेंस में भी बहुत अच्छा काम करता है। ग्लोइंग स्किन के लिए क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है बेरीज। दे फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, चाहे वो रास्पबेरीज हो, ब्लूबेरीज हो, स्ट्रॉबेरीज हो या फिर ब्लैकबेरीज हो। दीज एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प फाइट फ्री रेडिकल्स इन द स्किन और ये नेचुरल विटामिन और मिनरल्स भी प्रोवाइड करती हैं आपकी स्किन को। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स बिकॉज दे आर रिच इन विटामिन सी, गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, चाहे वो ऑरेंजेस हो, टैंजरीन हो, स्वीट लाइम हो, लेमन्स हो, ये सब इंप्रूव करते हैं विटामिन सी आपके बॉडी में। इसके बाद आते हैं विटामिन ए के सोर्सेज जिसे हम बीटा कैरोटीन कहते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटोज एंड कैरेट्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, केल या फिर इवन लेटस, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन के। तो ये थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट तो देती है, एंटी एजिंग में भी हेल्पफुल है और वुंड हीलिंग में भी हेल्प करती हैं। और फाइनली आप अपनी डाइट में बेल पेपर्स इंक्लूड कर सकते हैं विच आर ऑल्सो अनदर ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ओमेगा 3 रिच फूड लेना भी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 पाया जाता है फिश में जैसे कि सैल्मन, सिंघाड़ा या फिर वॉलनट्स, चिया सीड्स में। एवोकाडोज में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके अलावा एवोकाडोज में विटामिन सी, विटामिन ई भी होता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होता है। एंड फाइनली होल ग्रेन्स, इसमें आप किनोआ यूज कर सकते हैं जिसके अंदर अगेन वाइटामिन होते हैं, और आप ब्राउन राइस या फिर ओट्स यूज कर सकते हैं जो कि हेल्प करता है आपके स्किन टेक्सचर इंप्रूव करने में और एंटी एजिंग में। My top 5 not so boring food recommendations for glowing skin: Greek yogurt, dark chocolate, green tea, tomatoes, and most important, water. अब कुछ लोगों की स्किन थोड़ी चैलेंजिंग होती है और हो सकता है कि एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और स्किन केयर के बावजूद स्किन ग्लो नहीं आ रहा हो। इस केस में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को एक स्किन ग्लो देने में। तो एक सिंपल ट्रीटमेंट जो आप ले सकते हैं वो है केमिकल पील्स। ये काफ़ी इफेक्टिव हैं और सबसे बेस्ट बात है अफोर्डेबल भी होती है। केमिकल पील्स से आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है और केमिकल पील्स आपके मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अलावा ये आपके कोलेजन को बढ़ाता है, आपकी स्किन की जो ओवरऑल थिकनेस होती है उसको भी इम्प्रूव करता है और इसके कारण आपकी स्किन की लुमिनोसिटी बढ़ती है और आपके स्किन पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से वो ग्लोइंग दिखाई देती है। केमिकल पील्स में एक एजलिक एसिड और मैंडलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है जो मैंने अपने क्लिनिक पे बहुत यूज़ किया है और वो मेरे पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं ले पा रही है, तो फिजिकल एक्सफोलिएशन भी ट्राई किया जा सकता है, बट एट अ सेफर पेस। मतलब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से माइक्रोडर्माब्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें जनरली एल्यूमिनियम या डायमंड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स लगे होते हैं जो आपकी स्किन को पॉलिश करते हैं और ऊपर की डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं विदाउट एनी केमिकल बीइंग यूज्ड। जब आप केमिकल पील्स या
माइक्रोडर्माब्रेशन करवाते हैं तो आपके जो डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाती हैं। तो जब आप सीरम्स घर पे लगाते हैं वो बेटर पेनिट्रेट करते हैं और उनके रिजल्ट्स भी और इन्हांस होते हैं। इसके अलावा होता है लेज़र रीसरफेसिंग। इसमें 2 टाइप की लेज़र हम कंबाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, जो कि सुपरफिशियल रीसरफेसिंग करती है, डेड स्किन को हटाती है। उसके अलावा अर्बियम ग्लास, ये अंदर से काम करती है, डीप आपकी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाती है और इसके कारण आपका लुमिनोसिटी अगेन बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेजन की थिकनेस बढ़ जाती है। बेसिकली ये लेज़र जो है वो फ्रैक्शनेटेड टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है, तो इसमें फ्रैक्शनेटेड इंजरी होती है आपकी स्किन को, और जब वो हील होती है तो वो फास्ट हीलिंग होती है, और इसमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी कि लेज़र के बाद काले दाग पड़ जाना, इसके भी चांसेस नहीं होते हैं, और हीलिंग के बाद आपकी स्किन फर्म और टाइट दिखाई देती है। ग्लोइंग स्किन के लिए मेरा फेवरेट इन क्लिनिक ट्रीटमेंट है माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी। समझना ये ज़रूरी है कि कोलेजन हमारी बॉडी खुद बनाती है और उसे स्टिमुलेट करना पड़ता है। माइक्रो नीडलिंग इज़ अ टेक्निक जो हम स्किन को डेलिबरेटली इंजर कर रहे हैं, बट इन अ माइक्रो फैशन, ताकि वो इंजरी दिखे ना। तो इससे आपका कोलेजन सिंथेसिस होता है। और पीआरपी क्या होता है, इसमें हम आपका ब्लड विड्रॉ करते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स में से ग्रोथ फैक्टर्स अलग करते हैं और वो आपकी स्किन पे डाला जाता है। तो जब आपने स्टिमुलेट कर दिया कोलेजन को और उसे ग्रोथ फैक्टर्स भी दे दिए तो वो ज़्यादा बेटर बनता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का टेक्सचर, उसकी क्वालिटी, उसकी फर्मनेस सब इन्हांस होता है। तो बहुत सारे माइक्रोनीडलिंग डिवाइसेस आते हैं, कुछ डुप्लीकेट डिवाइसेस आते हैं, कुछ नॉट सो वेल परफॉर्मिंग डिवाइसेस होते हैं जो आपकी स्किन को ज़्यादा इंजरी देके उस पर पिगमेंटेशन कॉज कर सकते हैं। तो एक अच्छा माइक्रोनीडलिंग डिवाइस चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं आप, तो डर्मापेन 4 के बारे में पूछिए, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजीज विद गुड क्वालिटी नीडल्स। इसके साथ आप मॉर्फियस 8 ट्राई कर सकते हैं, जिसमें माइक्रो नीडलिंग के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी होती है, जो उसके कोलेजन बूस्टिंग बेनिफिट्स को और उसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स को और बढ़ाती हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि हमें एक ग्लास स्किन इफेक्ट चाहिए। अगर आपको वैसा इफेक्ट चाहिए तो मेडी फेशियल्स बहुत अच्छा इसमें काम करते हैं। हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा टच है, जो कि एक कोरियन फेशियल है। इस फेशियल में कई सारे सीरम्स हम इन्फ्यूज़ करते हैं, एक्सफोलिएशन करते हैं, माइक्रो करंट्स का इस्तेमाल करते हैं स्किन टाइटनिंग में। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके हम एक क्लोज टू ग्लास स्किन अपीयरेंस या फिर एक अच्छी रिफ्लेक्टिव स्किन के अपीयरेंस पे पहुंच सकते हैं। कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि अभी कुछ ऐसा कर दो कि रात तक जो है हमारी स्किन पे बहुत ग्लो आ जाए। तो इस केस में भी कई सारे मेडी फेशियल्स अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऑक्सीजिनो एक फेशियल है जो कि हम रेगुलरली करते हैं। इसमें एक्सफोलिएशन होता है आपके स्किन पे, और आपके स्किन में एक रिएक्शन की मदद से ऑक्सीजन को बढ़ाया जाता है, और इससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड, स्ट्रेस फ्री और रेडिएंट दिखाई देती है। कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी फेशियल्स आजकल अवेलेबल हैं, जैसे कि अपोलो डुएट। अपोलो डुएट में हम बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाते हैं, और इसमें हम क्रायोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन रेडिकल्स और आपकी जो स्किन में इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप मिडिल एज या फिर अपर एज ग्रुप के फीमेल हैं या मेल हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जिनको सीरम से अच्छा रिजल्ट आता है उन्हें और इन्हांस्ड इफेक्ट देने के लिए हम इन सीरम्स को स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया या माइक्रो करंट्स हो गए, जो छोटे छोटे चैनल्स क्रिएट करते हैं आपकी स्किन में, जिसके थ्रू हम हाइड्रोनिक एसिड फॉर हाइड्रेशन, विटामिन सी और नाइसिनमाइड फॉर ग्लो, ये सब ऐड कर सकते हैं। और ये भी क्विक फिक्सेस की तरह काम करते हैं, तुरंत आपको थोड़ी रेडियंट स्किन देते हैं एंड मेक्स यू वेरी रेडी फॉर अ पार्टी। अगर आपकी स्किन डल एंड डिहाइड्रेटेड है अच्छी स्किन केयर यूज़ करने के बाद भी, तो आप स्किन बूस्टर्स यूज़ कर सकते हो। स्किन बूस्टर्स में होते हैं हाइलुरोनिक एसिड, जो कि अपने वेट से कई ज़्यादा टाइम वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब इसके कारण आपकी स्किन में सपलनेस आती है, इलास्टिसिटी बढ़ती है, कोलेजन फर्म रहता है और स्किन ज़्यादा रिफ्लेक्टिव और ग्लोइंग दिखाई देती है। स्किन बूस्टर खास पॉपुलर है ब्राइड्स में। 3 से 4 महीने पहले वेडिंग के अगर आप स्किन बूस्टर्स कराते हो तो वेडिंग डे पे आपका जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छा स्मूथ दिखाई देता है और आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड लगती है। बहुत पेशेंट्स आके कहते हैं हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, लेकिन वो कुछ चीज़ें घर पे कर रहे होते हैं। जब मैं उनका रेजिमेंट सुनती हूँ तब मुझे कॉमन मिस्टेक्स मिलती हैं। सबसे पहला है हार्श स्क्रब्स का यूज़ करना। उन्हें लगता है कि ग्लोइंग स्किन के लिए डेड स्किन सेल्स को हटाना है, ब्लेमिशेस को हटाना है, तो हम सब स्क्रब करेंगे, बट एक्चुअली इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। उसमें क्या होगा कि आपकी स्किन में माइक्रो टीयर्स होंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होगा और कलर और प्रोड्यूस होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल एंड अप हार्मिंग योरसेल्फ एंड लुकिंग मोर डल। सेकेंड कॉमन मिस्टेक है सनस्क्रीन को स्किप करना। हम तो घर में ही रहते हैं, हम तो रूम से बाहर निकलते ही नहीं है, हमारा तो ऑफिस पूरा पैक्ड है, बावजूद इसके देयर इज सनलाइट विच इज़ एविडेंट एंड इट इज़ देयर, इट इज़ ओमनी प्रेजेंट, और हमें सनस्क्रीन लगाना है। तीसरा, इनकंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन। हमने ले तो सब कुछ लिया, लेकिन कभी लगाया कभी नहीं लगाया, ट्रैवल पे भूल गए, मन नहीं हुआ, रात को सो गए। इनकंसिस्टेंट से कभी भी आपकी स्किन में वो लेवल ऑफ ग्लो नहीं आ पाएगा जो आप चाहते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, एक हैबिट को फॉलो करना है। फोर्थ, नॉट मॉइस्चराइजिंग इनफ। डॉक्टर हमारी ऑयली स्किन है, हम नहीं लगाते मॉइस्चराइज़र, हम भूल जाते मॉइस्चराइज़र लगाना।
इससे क्या होगा, आपकी स्किन का हाइड्रेशन कभी भी ऑप्टिमल लेवल तक अचीव नहीं हो पाएगा और स्किन डल दिखेगी। और फाइनली हम होम रेमेडीज़ तो करते हैं बट हमें नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप एसिडिक चीज़ें यूज़ करते हैं आपकी स्किन पे, वो आपको डैमेज कर सकती है। तो टमेटोज़, पटेटोज़, लेमन्स नहीं इस्तेमाल करने हैं, चाहे कितना भी पिगमेंटेशन हो। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्ले लाइक चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। आई हैड अ पेशेंट जिसकी ड्राई स्किन है, वो मुल्तानी मिट्टी लगा रही है और उनकी स्किन और ड्राई होती जा रही है, बट उन्हें लगता है नेचुरल है तो सेफ़ है। तो ऐसा नहीं करना है। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं जो हॉट वाटर से नहाना पसंद करते हैं, फेस वॉश करना पसंद करते हैं। हॉट वाटर जो है आपकी स्किन से नेचुरल मॉइस्चर को निकाल देता है, तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स जिनको एंडोर्फिन्स बोलते हैं वो रिलीज होते हैं, और उसके कारण भी आपके स्किन पे ग्लो आता है। अपनी ओवरऑल हेल्थ को निगलेक्ट करना, जिसमें कि आपका स्ट्रेस लेवल आता है, स्लीप आती है, अच्छी डाइट आती है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट आते हैं जैसे कि थायराइड फंक्शन, फेरिटिन लेवल, विटामिन बी लेवल, विटामिन डी लेवल, इन सब को भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी स्किन अंदर से ग्लोइंग लगे, आप एनर्जेटिक दिखो और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप सामने वाले पे छोड़ सको। तो ग्लोइंग स्किन के लिए कोई एक चीज़ से काम नहीं होगा। अच्छी स्किन, अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी ओवरऑल हेल्थ के साथ ही हम ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। और इसके साथ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस अमेजिंग एपिसोड, जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरह आप ग्लोइंग स्किन को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ऐसे कुछ आपके क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं जो हमें बताना चाहते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब हम आपसे मिलेंगे एक अगले पॉडकास्ट में, जिसमें हम कुछ और नया स्किन या हेयर के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। Up until then, wish you all a very healthy skin.